Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to cover important cost accounting terms and classification of cost. But before that, मैंने कल का वीडियो देखा और उसमें मैंने आप सबके कमेंट्स देखे एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपको चीजें समझ आ रही है और आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले। पर उसके साथ साथ ना मैंने एक और चीज नोटिस की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट व्यूड। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे चैनल में चालू करें कि भाई जब भी मैं कोई भी क्लास डालूंगी ना, वो क्लास अगर आपने पूरी देख ली है तो उसके बाद आप नीचे कमेंट पे लिखोगे फुल व्यूड और उसके साथ साथ अपना रिव्यू डालोगे। फुल व्यूड आपको मोटिवेट करेगा कि भाई हमको इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में कमेंट डाल के जाना है कि हमने पूरा देख लिया। और अगर साथ में आप रिव्यू डालते हैं तो रिव्यू मेरे को हेल्प करेगा कि मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं विद टाइम। ठीक है, विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स मतलब ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स जो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा बेस बनने वाले हैं हमारे आगे की क्लासेस के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद संक कॉस्ट। संक कॉस्ट एक ऐसा खर्चा होता है जो हमने पहले कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते हैं पता है, जो खर्चा हमने पहले कर दिया ना उसी के ऊपर हम डिसीजन डाल देते हैं कि भाई ये खर्चा हो गया है तो अब ये कर ही लेते हैं ना। जैसे अगर आप मूवी टिकट्स खरीदते हैं, बहुत एक्साइटेड थे आप इस मूवी के लिए, लेकिन जब मूवी देखने गए 15-20 मिनट में ही समझ आ गया कि भाई ये मूवी तो हमारे लायक नहीं है। फिर भी आप सोच रहे हैं यार 500 रुपए दिए थे मूवी के, नहीं देखेंगे तो 500 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने हमारा डिसीजन एक ऐसे खर्चे के ऊपर डाल दिया जो तो पहले ही हो चुका है, वो क्या वेस्ट होगा। अगर आप इस मूवी को आपको पसंद नहीं आ रही है फिर भी आप देख रहे हो, इन दैट केस यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो। इसीलिए कभी भी हमको हमारे डिसीजन एक ऐसे खर्चे के ऊपर नहीं डालने चाहिए जो पहले ही हो चुके हैं। जो पहले ही हो चुके खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है, देखो संक कॉस्ट जो कि इररिवर्सिबली इनकर हो गई है, मतलब जो हो गई और उसके पैसे वापस मिलने भी नहीं वाले हैं। और कमिटेड मतलब पैसे दिए नहीं है, आगे जाके देने पड़ सकते हैं। एंड कैन नॉट देयरफॉर बी कंसिडर्ड टू रिलेवेंट टू अ डिसीजन। कोई डिसीजन के लिए उस खर्चे पे डिपेंड करना इज लाइक बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं हम, हमको कभी भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। संक कॉस्ट में ऑल्सो भी टर्म्ड एज इररिकवरेबल कॉस्ट, एक ऐसा खर्चा जो हमको वापस नहीं मिलने वाला है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब एक ऐसा खर्चा जिसके लिए हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। अब आउट ऑफ पॉकेट बोला है मतलब पॉकेट से निकाल के पैसे देंगे वही कंसिडर करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम अगर हमारे बैंक से पैसे निकाल के देंगे तो भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट मतलब खर्चा होना जरूरी है। जैसे मैं कैलकुलेटर खरीद के लेके आई, पेन खरीद के लेके आई, तो मेरे को इसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए इनको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को ना हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। जैसे कि आप समझ लो आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप आगे सीएमए कंटिन्यू करो या फिर आप जाके अभी जॉब कर लो। जॉब अगर करने चाहते हो तो 50,000 पर मंथ अभी आपको मिलेंगे। सीएमए पढ़ते हो तो वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इन दैट केस आपके सीएमए की पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है पता है? ये जॉब जो आपको 50,000 पर मंथ दे सकती थी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपके लिए अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है कि आप जॉब कर लो 50,000 पर मंथ वाली। ठीक है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट पे। इम्प्यूटेड कॉस्ट ना एक इमेजिनरी दोस्त की तरह है। इमेजिनरी दोस्त जैसे इमेजिनरी है वैसे ये इम्प्यूटेड कॉस्ट का खर्चा भी इमेजिनरी है। मतलब एक्चुअल में मेरे को इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका खर्चा होता तो इतना होता। जैसे मैं इस जगह पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे क्या इसका रेंट देना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, मेरा घर है तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा। पर अगर मैं इसको रेंट पे दे देती तो मुझे 5,000 पर मंथ मिल जाते, तो ये 5,000 पर मंथ मैं इम्प्यूटेड कॉस्ट मान लूंगी अपनी। ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट आर हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले, कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट ना वो मूवी की सुपरमैन की तरह है जो आपको हर परेशानी से बचा लेता है। तो रेलेवेंट कॉस्ट भी आपको हर डिसीजन लेने में मदद कर देता है। जैसे दो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, दो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में कौन सा चूज करें उसके लिए हम रेलेवेंट कॉस्ट की हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है पहले से, ये कार ना खराब हो रखी है,
इसको मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इसको रिपेयर करके इसको चला लूं या तो मैं नई कार खरीद लूं। तो मैं ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी जो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, जो मेरा कम खर्चे में ज्यादा अच्छा काम करके दे दे। ठीक है, तो इसमें रिपेयर का कितना खर्चा लगेगा, इसके आगे और कितने मेंटेनेंस में खर्चे लग सकते हैं वो सब जोड़ूंगी मैं। यहाँ पे नई कार खरीदने का खर्चा, इसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा लग सकता है आगे जाके वो मैं जोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैंने कौन से खर्चे लिए जो रिलेवेंट है। मैं इस कार को खरीदने में जो रिपेयर करवा रही हूँ कार, उसको मैंने पहले से खरीद के रखा है, मतलब उसको खरीदने में भी तो कुछ खर्चा किया होगा ना। वो खरीदने वाले खर्चे को यहाँ जोड़ रही हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खरीदने वाला खर्चा पहले ही हो चुका है, वो संक कॉस्ट है मेरी, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगी। मैं सिर्फ वो खर्चे इंक्लूड करूंगी जो मेरे को आगे जाके करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएंगे। रेलेवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर रेलेवेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओनली दोज कॉस्ट आर रेलेवेंट विच आर पर्टिनेंट टू द डिसीजन एट हैंड। जो हमारा डिसीजन हम ले रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो ही सिर्फ रेलेवेंट मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉस्ट विच आर एसर्टेन आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। ऐसे खर्चे जो पहले हो चुके हैं अब उसको मैं एसर्टेन करने जा रही हूँ, ये होता है मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डैश कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। ऐसे खर्चे जो पास में हो चुके हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट हमारे पास में हो चुके हैं, है ना, इसी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले। नोशनल कॉस्ट कौन सा होता है? इम्प्यूटेड कॉस्ट हमारा नोशनल कॉस्ट होता है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लिया, वो होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इम्प्यूटेड कॉस्ट देख लिया जहां पे एक्चुअल में कैश आउटले नहीं हो रहा है, बस हमने एज्यूम कर लिया कि अगर होता तो इतना होता। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे हमको ये समझ भी आ जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। देखो, हमारे पास ना एक फार्मर है, ये फार्मर के पास एक लैंड है। ये लैंड में या तो वो वीट उगा सकता है या तो वो कॉर्न उगा सकता है। अब फार्मर को इन दोनों क्रॉप के बीच में चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने चूज कर लिया कि भाई मैं तो वीट उगाऊंगा, ये मेरा लैंड है, इसमें मैं वीट उगाऊंगा। इस केस में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? ये कॉर्न जो वो यहाँ पे उगा सकता था और उसमें पैसे अर्न कर सकता था 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख रुपए ना मेरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ का इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होगा? मैंने मेरी जगह को इस्तेमाल किया, तो इस जगह का जो भी खर्चा है या जो भी मैं इस जगह को वापस किसी को रेंट पे दे के अर्न कर सकती थी वो मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इस लैंड का खर्चा मेरा इम्प्यूटेड कॉस्ट है। ये कौन जो मैं इस जगह पे उगा सकती थी उसमें जो अर्न कर सकती थी वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अवॉइडेबल कॉस्ट, ऐसे खर्चे जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल हमको चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, क्योंकि देखो हमारे जो बर्गर्स होते हैं वो हमारे लिए अवॉइडेबल कॉस्ट होते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। आर दोज कॉस्ट अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड। हम ये खर्चे नहीं भी करते ना तो भी हमको चल जाता, बर्गर पिज्जा ये सब खाएंगे नहीं ना तो भी चल जाएगा हमारा। लेकिन अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऐसे खर्चे होते हैं जो कि इनएस्केपेबल है, जैसे कि हमारा ये ग्रोसरी का सामान, हम बाहर का खाएं फिर भी हमको घर का खाना तो पड़ता ही है, तो इन दैट केस ये ग्रोसरी का सामान तो हमको खरीदना पड़ता ही है। तो ग्रोसरी का सामान हमारे लिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट बन गया, ये बर्गर पिज्जा हमारे लिए अवॉइडेबल कॉस्ट बन गया जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कितने कपड़े खरीदना है हमारे ऊपर है ना, मैं चाहूं तो मैं ज्यादा कपड़े खरीदूं, मैं चाहूं तो उस खर्चे को कम कर सकती हूँ, तो ये खर्चा क्या है? कंट्रोलेबल कॉस्ट है। लेकिन नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होता है? जो खर्चा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे मेरे एजुकेशन में, आप सीएमए कर रहे हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट में जितना पैसा देना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो इंस्टीट्यूट ने जितनी फीस रख दी हमको उसको देना ही पड़ेगा, दैट इज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर पे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक कंपनी है जो 2 टाइप की चेयर्स बनाती है, मेटल चेयर एंड वुडन चेयर। मेटल चेयर मेटल वर्किंग डिपार्टमेंट में बनता है, वुडन चेयर वुड वर्किंग डिपार्टमेंट में बनता है। कॉस्ट सेंटर क्या होगा?
कॉस्ट सेंटर ना नॉर्मली हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम कॉस्ट डालने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मेटल वर्किंग डिपार्टमेंट, इसने जितनी भी मेटल चेयर्स बनाई होंगी, बनाने के लिए लेबर लगाए होंगे, मटेरियल लगाए होंगे, अदर एक्सपेंसेस किए होंगे, ये सब का सब मैं कहाँ डाल दूंगी, इस मेटल वर्किंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि सारे खर्चे यहाँ हुए हैं। ये हमारा क्या है, कॉस्ट का सेंटर। सिमिलर वे में वुड वर्किंग डिपार्टमेंट भी मेरा एक कॉस्ट का सेंटर है। इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए होंगे ना इस डिपार्टमेंट में, वो सब मैं यहाँ डाल सकती हूँ। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के लिए मैं खर्चा निकाल रही हूँ। अब मैं खर्चा किसी डिपार्टमेंट का भी निकाल सकती हूँ, मेरे प्रोडक्ट का भी निकाल सकती हूँ। तो मेरा जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो मेरे डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं अगर मैं उनके लिए खर्चा निकाल रही हूँ, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी हो सकते हैं अगर मैं उनके लिए खर्चा निकाल रही हूँ। तो कॉस्ट यूनिट मतलब क्या, बेस यूनिट होगी हमारी। तो यहाँ पे देखो हमारी चेयर्स बना रहे हैं हम, तो चेयर्स को मैं क्या करूंगी, काउंट करूंगी, नंबर्स लूंगी कि 100 चेयर बनाए, 200 चेयर बनाए या फिर 300 चेयर बनाए। तो यहाँ पे हर एक चेयर क्या है, मेरा यूनिट है। लेकिन अगर मैं मिल्क बेच रही होती तो इन दैट केस वहां पे मेरा यूनिट क्या होता, लीटर होता। अगर मैं रोड बना रही होती तो मैं किलोमीटर के हिसाब से देखती। अगर मैं रिबन्स बेच रही होती तो मैं मीटर के हिसाब से देखती। इन दैट केस मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉस्ट यूनिट डिसाइड कर रही हूँ अपना। ये मीटर, किलोमीटर, लीटर, नंबर्स, ये सब क्या है मेरे, ये मेरे कॉस्ट यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा हमने, जिसके लिए हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। इफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर वो कलेक्टिंग प्लेसेस होते हैं जहां पे हम कॉस्ट कलेक्ट करते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के ऊपर हम कॉस्ट कलेक्ट करते हैं। अब देखो कॉस्ट सेंटर ना हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर, दूसरा होता है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती हूँ उस पूरे सेंटर के कॉस्ट के रिलेटेड। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग मैनेजर होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैं इस मार्केटिंग मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती हूँ। पर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंजम्पशन के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करता है। तो उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसीलिए ये इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल आप नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोला जाएगा। जैसे मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, ये सब हमारे प्रोडक्शन की जगह है। सर्विस कॉस्ट सेंटर, जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, वो सर्विस कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। जैसे पावर हाउस, मेंटेनेंस स्टोर, परचेज ऑफिस, ये सब क्या कर रहे हैं, इनका काम है कि प्रोडक्शन वालों को हेल्प करना, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, सर्विस कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। मूविंग टूवर्ड कॉस्ट यूनिट, हमने अभी पढ़ा कॉस्ट यूनिट अलग अलग टाइप की हो सकती है। आप इंचेस में, यार्ड में, टेबल स्पून, कप, किलोमीटर, लीटर, कैसे भी नाप सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा मेजरमेंट का फॉर्म बनता है फॉर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, देखो जब हम कॉस्ट यूनिट देखते हैं ना तो यहाँ पे सिंगल कॉस्ट यूनिट होती है, जैसे कि किलोमीटर, लीटर, केजी, टन, ये सब क्या है, सिंगल कॉस्ट यूनिट है। लेकिन जब मैं कंपोजिट बात करती हूँ ना तो मैं 2 यूनिट्स लेती हूँ। नॉर्मली सर्विसेज के लिए हम 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझ लो आपके घर के आसपास एक अमेजोन सेंटर है, आपने उससे प्रोडक्ट मंगाया। क्या आपके एरिया में सिर्फ आप ही होगे जो अमेजोन से प्रोडक्ट मंगा रहे हो? बिल्कुल नहीं, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जिसने अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया होगा। तो ये अमेजोन सेंटर वाले क्या करेंगे, अब एक पर्टिकुलर पर्सन को सामान देंगे कि ये लो 10 लोगों का सामान है, 10 सामान है, तुमको पूरे 100 किलोमीटर में जाके सबको अपना अपना सामान प्रोवाइड करा देना है। इन दैट केस मैं ये पर्टिकुलर पर्सन जो सामान देने जा रहा है, इसका नाम है रामू, ठीक है। ये रामू जो सामान देने जा रहा है, इसके लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं किलोमीटर्स में निकालूं क्या कि इसने कितना टाइम लगाया, कितने किलोमीटर से गया, या फिर मैं ऐसे निकालूं कि ये कितने प्रोडक्ट्स आज दे के आया। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, पर किलोमीटर, पर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 यूनिट्स यहाँ पे ले रही हूँ, एक किलोमीटर और एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, 2 यूनिट्स का हमने इस्तेमाल किया। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हमने क्या लिया था, हमने लिया था प्रोडक्ट और किलोमीटर। यहाँ पे लिया गया कितने टन्स का सामान है और किलोमीटर। अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वो हॉस्पिटल ना नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर सकते, उनको देखना पड़ेगा पर पेशेंट पर डे, हर पेशेंट कितना कितना दिन रुका, ये वो देखेंगे, तब वो हॉस्पिटल का कॉस्ट यूनिट बनेगा। पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम देखेंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर,
ये हो गया हमारा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, जहां पे हम 2 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट वाला टॉपिक ना इंस्टीट्यूट को इतना पसंद आया कि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया। तो वो क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, राजपूत ट्रांसपोर्ट सर्विस है, दिल्ली बेस्ड, ये नेशनल गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इनके पास 5 ट्रक्स हैं। अब इनका ना कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद बोला जा रहा है कि हर एक ट्रक ना इन्होंने 30 लाख रुपए का परचेस किया था और एस्टिमेटेड लाइफ हर एक ट्रक की 7,20,000 किलोमीटर है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ इट इज एक्सपेक्टिंग 6 बुकिंग्स, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, जिसका डिटेल्स आपको दिया हुआ है। दिल्ली टू कोची डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर हम जब दिल्ली टू कोची जा रहे हैं तो 15 मेट्रिक टन लेके जाएंगे। जब कोची से दिल्ली वापस आ रहे हैं तो 7 मेट्रिक टन वापस लेके आएंगे। सिमिलर वे में बाकी सारे जगहों के लिए भी दिया हुआ है। आपको बोला गया एब्सोल्यूट, टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है नेक्स्ट मंथ के लिए, और उसके बाद कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं टन किलोमीटर कैसे निकाल सकते हैं। मेरे को दिया हुआ है डिस्टेंस कितना है, मतलब कितने किलोमीटर्स मेरे को जाना है वो दिया हुआ है। मेरे को कितने टन्स लेके जाना है और कितने टन्स वापस लेके आना है ये भी दिया हुआ है। अब मैं कैसे निकालूं किलोमीटर टन, तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, देखो मेरे को किलोमीटर टन बोला है अलग से, तो किलोमीटर टन निकालने के लिए ना हम बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए तुम, 2700 किलोमीटर तुम ट्रैवल किए। तुम कितना वेट लेके गए थे, हम 15 मेट्रिक टन लेके गए थे। हम जब वापस आए तो हम पूरा 2700 किलोमीटर वापस आए होंगे। अगर दिल्ली टू कोची जाने में 2700 किलोमीटर लगता है तो वापस आने में भी तो हमको 2700 किलोमीटर लगेगा ना। तो 2700 किलोमीटर वापस आए, मल्टीप्लाइड बाय हम 7 मेट्रिक टन वापस लेके आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40,500 प्लस 18,900। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर वे में मैं आगे के लिए भी कैलकुलेट करूंगी। मैं जब दिल्ली टू गुवाहाटी गई तो 1890 किलोमीटर गई, मल्टीप्लाइड बाय 13 मेट्रिक टन लेके गई। वापस आई तो 1890 किलोमीटर आई तो, पर मेट्रिक टन मेरे पास एक भी नहीं था। इन दैट केस मेरे पास यहाँ पे आ गया 24570। दिस इज व्हाट, किलोमीटर टन। ठीक है, टन किलोमीटर। नेक्स्ट 1840 multiplied by 16 plus 1840 multiplied by 0 that is equal to 29440। ठीक है, सिमिलर वे में सिमिलरली हम यहाँ के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सबका अलग अलग कैलकुलेट कर रही हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर प्लस करके मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अलग अलग जगह का मेट्रिक टन अलग है। अगर आप सबको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आपको अलग अलग को अलग अलग ही करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 815 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 815 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 8965। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1280 इंटू 13 प्लस 1280 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 16640 प्लस 6400। देखो साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं कि मैं लिख रही हूँ तो आप लिखते जा रहे हो देख देख के, नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अगर कुछ गलत हो तो उसको चेक कर सको बस। 2185 मल्टीप्लाइड बाय 11, 2185 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 24035 प्लस 19665। ठीक है, अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 189115 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा टन किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर जब हम निकालते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को और डिटेल में हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं, तो अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कि कैसे हुआ क्या हुआ। हमने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला है यहाँ पे, जहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया डिस्टेंस का मेट्रिक टन से। नेक्स्ट इसके बाद बोला गया कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो। कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना भाई मैं कितना खर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है 30 रुपए पर किलोमीटर मेरे को लगेंगे। अच्छी बात है, ये किसका कॉस्ट है, डीजल का। इंजन ऑयल के लिए बोला गया कि भाई 8,400 रुपए लगता है हर 28,000 किलोमीटर के लिए। तो 8,400 को अगर मैं 28,000 से डिवाइड करूं दैट इज इक्वल टू 0.3। ये क्या हो गया, 0.3 पर किलोमीटर मेरा डीजल का कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट
रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिया हुआ है 24,000 फॉर एवरी 20,000 किलोमीटर, मतलब 24,000 मेरे को लग रहा है अगर 20,000 किलोमीटर के लिए, तो मेरे को पर किलोमीटर कितना लगेगा 1.2 पर किलोमीटर। अब पर किलोमीटर वाली चीजें मेरे को इतनी दी हुई थी, इसलिए मैं इनको प्लस करके लिख लूंगी 31.5 पर किलोमीटर ये चीजें लगने वाली हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ड्राइवर का सैलरी बोला गया 40,000 रुपए पर ट्रक पर मंथ। मेरे पास कितनी ट्रक्स हैं, मेरे पास 5 ट्रक्स हैं, तो हर एक ट्रक पे लगेगा मेरा, 5 ट्रक पे लगेगा। और अब हम मंथ के लिए ही निकाल रहे हैं, तो मंथ के लिए निकाल रहे हैं तो मैं क्या करूंगी 40,000 इंटू 5 ही करूंगी, क्योंकि मैं एक ही मंथ के लिए निकाल रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 लाख रुपए। फिर बोला गया 14,000 पर ट्रक पर मंथ मेरे को लगेगा क्लीनर का सैलरी, तो यहाँ पे भी हम मंथ के लिए निकाल रहे हैं तो 14,000 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 ट्रक्स हैं। नेक्स्ट बोला गया सुपरविजन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस, ये टोटल दिया हुआ है कि 30,000 रुपए पर मंथ मेरे को लगता है। नेक्स्ट बोला गया कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स, जब मैं लोड करती हूँ गुड्स को हमारे ट्रक पे तो उसका खर्चा मेरे को पड़ता है 400 पर मेट्रिक टन, हर एक मेट्रिक टन के लिए मेरे को 400 रुपए देने पड़ते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जब मैं दिल्ली टू कोची गई तो मैं 15 मेट्रिक टन लेके गई, मैं कोची से वापस दिल्ली आई तो मैं 7 मेट्रिक टन लेके आई। इन दैट केस ये 15 मेट्रिक टन को भी मेरे को लोड करना पड़ा होगा, ये 7 मेट्रिक टन को भी मेरे को लोड करना पड़ा होगा, तो मतलब इतने सारे मेट्रिक टन मेरे को लोड करने पड़े जब मैं यहाँ से गई, दिल्ली से गई, और जब मैं वापस आई तो भी मेरे को इतने लोड करने पड़े। तो टोटल अगर मैं देखूँ ना तो 79 इंटू 400 ये मेरे को लोड करना पड़ा जब मैं गई, 21 इंटू 400 ये मेरे को लोड करना पड़ा जब मैं वापस आई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा देखो इसका, अगर मैं करूँ 79 इंटू 400 प्लस 21 इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 31,600 प्लस 8,400। ठीक है, ये तो हो गए हमारे यहाँ के दिए हुए खर्चे। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक और खर्चा हमारा बनता है दैट इज डेप्रिसिएशन। हमारा ट्रक है 30 लाख का, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 7,20,000 किलोमीटर। ठीक है, हम टोटल कितना चल के आया अभी 10,710, सिर्फ 10,710 चल के आया क्या? बिल्कुल नहीं, हम दिल्ली से गए पहले, फिर वापस दिल्ली आए भी तो ना, तो मेरे को ये तो सिर्फ जाने का दिया हुआ है, मेरे को वापस आने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टोटल 10,710 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21420 किलोमीटर्स में टोटल चली। अगर 30 लाख रुपए का मेरा ट्रक है जो कि 7,20,000 किलोमीटर चल सकता है, इसका मतलब हुआ अगर आप 30 लाख को जब 7,20,000 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे ना तो इसको आपको मिल जाएगा कि भाई देखो 4.167 पर किलोमीटर मेरा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। मैं अभी कितना ट्रैवल करी 10,710 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21420 किलोमीटर्स मैं अभी ट्रैवल करी, मतलब 21420 किलोमीटर्स प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4.167 पर किलोमीटर। तो इस केस में मेरे पास आ जाएगा 89,250। 89,250 इज माई डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमने सारे के सारे खर्चे निकाल लिए हैं। यहाँ पे देखो 31.5 पर किलोमीटर है, इसको भी मैं 21420 ये जो टोटल किलोमीटर आए थे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज इक्वल टू 674730। तो मेरे पास क्या क्या खर्चा आ गया, देखो ये खर्चा आ गया जो पर किलोमीटर में दिया हुआ था, ये खर्चे आ गए मेरे टोटल। ठीक है, तो ये सारे खर्चों को अब मैं क्या करूंगी, ये सारे खर्चों को मैं टोटल कर लूंगी। इन सारे खर्चों को टोटल करोगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पे ये खर्चे हमारे पास आएंगे 1103980। ठीक है, 1103980 मेरा टोटल खर्चा है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है मेरे को। मेरा अगर खर्चा आया है 1103980, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी, जो मेरा टन किलोमीटर आया दैट इज 189,115 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर टन किलोमीटर डिवाइडेड बाय 189,115 दैट इज इक्वल टू 5.84। ठीक है, तो हमने दोनों चीज निकाल ली कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना होगा और कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितना होगा। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं
उनको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज को देने में जो खर्चा लग रहा है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूं वहां तक का खर्चा लूंगी, मैं प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा लूंगी क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे को बोला गया अलग से कि मेरे को प्रोडक्शन का खर्चा लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गेसैप हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। हम कैलकुलेट जब भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले जितना मटेरियल लगा उसको लेते हैं, जितने डायरेक्ट एम्प्लॉय का खर्चा हुआ वो लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, एडमिन का खर्चा, ये सारी चीजें हम ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड किया मैंने? मेन मटेरियल जो लगा होगा, डायरेक्ट जो भी एम्प्लॉय का खर्चा हुआ, डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस लगे, प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी इनडायरेक्ट खर्चे लगे बोलूंगी मैं, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो खर्चे लगे, उसको पैक करने में जो खर्चा हुआ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एडमिन का खर्चा मैंने ऐड किया जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रही हूँ। अगर मैं निकाल रही हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन मतलब मैं खुद बना के खुद ही कंज्यूम करने वाली हूँ। जैसे मेरा काम है कार प्रोड्यूस करना, कार मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चर करते हैं तो इन दैट केस कुछ कार ना मैं खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। हम हजारों कार बनाते हैं पर 10 कार ऐसी है जो कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो 10 कार मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल की, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालूंगी वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ठीक है, अब ये कैप्टिव कंजम्पशन कैसे निकालता है? देखो, कैप्टिव कंजम्पशन में मैं ये सारे खर्चे तो लिखूंगी ही, जो खर्चे मैंने यहाँ पे किए ये सारे खर्चे तो मैं यहाँ इंक्लूड करूंगी। उसके अलावा पहले ही बोल दिया कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन हो रहा है मतलब सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे नहीं, कंजम्पशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कंजम्पशन क्या होता है? जब मेरे पास प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन में मैं जब ओपनिंग को ऐड कर देती हूँ, क्लोजिंग को डिडक्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है कंजम्पशन। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन तक के खर्चे ले लिए, उसमें एडजस्टमेंट कर दिया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। इसके अलावा कोई भी रिकवरी होगा स्क्रैप या वेस्टेज से तो वो भी रिड्यूस कर देंगे। तो ये बनता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स कन्वर्जन कॉस्ट। जब मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे को डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, प्लस कुछ इनडायरेक्ट खर्चे करने पड़ते हैं। ये जो मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच में जो खर्चे हुए ना, उन खर्चों को बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मेरे क्या बनेंगे? कन्वर्जन के खर्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मतलब ऐसे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो ना, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ ना, तो अगर मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ तो कैलकुलेटर बनाते समय जो खर्चे मेरे को दिख रहे नहीं है कि इसमें हुए होंगे, उन खर्चों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को स्क्रीन लगी, प्लास्टिक लगा, इसके साथ साथ कुछ मटेरियल लेबर लगा होगा, मेरे को पता है इसको जोड़ने जाड़ने में कुछ मटेरियल लेबर लगा होगा, प्लस कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए होंगे। इसके अलावा ऐसे खर्चे होंगे जैसे मशीन, इसकी कुछ मशीन होगी, मशीन में ऑयलिंग का खर्चा, ये मेरे को इसमें नहीं दिख रहा, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया गया है कि नहीं किया गया वो भी मेरे को नहीं पता। इन दैट केस वो ऑयलिंग का खर्चा मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है, जो इस प्रोडक्ट के लिए तो है पर इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली इसमें नहीं लगा, अलग से मशीन में करना पड़ा। इन दैट केस वो इनडायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, उन सबको हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। सारे के सारे ओवरहेड कॉस्ट ना हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड को हम फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड हो सकता है, प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट खर्चे, सेलिंग ओवरहेड होता है, एडमिन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड मार्केटिंग ओवरहेड, ये सब क्या है? हमारे इनडायरेक्ट खर्चे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉस्ट का एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ये तीनों ना हम इनडायरेक्ट खर्चों को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे मतलब जो देख के हमको नहीं समझ आ रहा है कि इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हुए कि नहीं, कितने हुए ये नहीं पता लग रहा है हमको। जैसे हमारा फर्नीचर हम बना रहे हैं तो फर्नीचर में कितना वुड लगा है वो बता पाना आसान होता है, पर फर्नीचर में कितने नेल्स लगे हैं ये बता पाना मुश्किल होता है ना। इन दैट केस नेल्स हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे में आ जाएंगे। सिमिलर वे में प्रोडक्शन करते समय हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन में कितना ऑयल लगा है ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उनके लिए हम एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या करते हैं पता है? खर्चों को ना डिपार्टमेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट या फिर कॉस्ट सेंटर के ऊपर डाल देते हैं। फिर इन खर्चों को हम प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर चार्ज करते हैं।
प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर चार्ज करने के लिए हम कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो भी खर्चे होते हैं वो डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। डिपार्टमेंट में जाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस होता है उसके ऊपर हम कॉस्ट को चार्ज करते हैं, जिसको हम कॉस्ट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज कॉस्ट एलोकेशन? एलोकेशन मतलब ना जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बैठ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्शन है, ये दोनों सेल्स के डिपार्टमेंट है। मेरा हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा हो रहा है वो मेरे को इन सब के बीच में डिवाइड करना है ना। तो मेरे यहाँ ना सबके लिए मीटर लगे हुए हैं अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैं पता कर सकती हूँ कि भाई इस डिपार्टमेंट ने, इस डिपार्टमेंट ने, इस डिपार्टमेंट ने, इस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वो मेरे को अलग से सामने दिख रहा है। इन दैट केस मैं इजिली इस इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को इनके बीच में डिवाइड कर सकती हूँ। इस केस में हम इसको बोलेंगे कॉस्ट का एलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि जितना खर्चा जिसने किया उसके ऊपर हम उतना ही खर्चा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता चल जा रहा है कि किसने कितना कितना खर्चा किया। बट नेक्स्ट खर्चा है हमारा मशीन का ऑयलिंग। अब मशीन का ऑयलिंग हम कैसे चार्ज करें? मशीन का ऑयलिंग ना मेरा प्रोडक्शन में भी लगता है, मेरे सेल्स में भी लगता है। प्रोडक्शन में हम फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, सेल्स में हम सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो मशीन में भी ऑयल लगता है। अब मैं कैसे पता करूं कि भाई इसमें कितना ऑयल लगा, इसमें कितना ऑयल लगा, इन सब में कितना कितना ऑयल लगा मशीन में? हम कैसे पता करें? नहीं पता कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? मशीन जितनी है उसमें डिवाइड कर दो। अब क्या करें, ये तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे, मशीन जितनी उतने में डिवाइड कर दो। इन दैट केस जब हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता ना कि क्या कितना सामान किसमें कितना लगा, इन दैट केस हम यूज करते हैं कॉस्ट का अपोर्शनमेंट, ठीक है। अपोर्शनमेंट कब इस्तेमाल होता है? जब हमको नहीं पता कि इसका खर्चा किसमें कितना जाएगा। यहाँ पे हमको पता था कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किसमें कितना जाएगा, मीटर देख के पता लगा लिए थे। इन दैट केस ये हुआ एलोकेशन। जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बैठता उसको हम बोलते हैं कॉज का अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉज का एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन मतलब मैंने क्या बताया, हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट से खर्चों को आप फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल सर्विस में डालेंगे। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ना अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मशीन आर रेट, डायरेक्ट लेबर आर रेट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे खर्चों को प्रोडक्ट और सर्विस में डाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको यहाँ पे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या लिखोगे, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसमें नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद जो लिखना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉस्ट एलोकेशन में डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमारे पास मीटर था। नेक्स्ट यहाँ पे कैन नॉट बी डायरेक्टली चार्ज, क्योंकि ये एक्यूरेटली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। तो ये 2 पॉइंट्स भी लिखोगे ना, इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। जब हम होल आइटम ऑफ कॉस्ट किसी कॉस्ट सेंटर में डाल देते हैं, किसी कॉस्ट यूनिट में डाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट का एलोकेशन, ठीक है। अलॉटमेंट कर रहे हैं पूरा का पूरा कॉस्ट एक कॉस्ट सेंटर में। नॉर्मली कॉस्ट एलोकेशन के केस में हमको पता होता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने ही खर्चा किया, तो अगर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है तो पूरा का पूरा खर्चा उसी के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल। मूविंग टूवर्ड्स अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो हम क्या कर रहे थे, खर्चों को एब्जॉर्ब करा रहे थे, किसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। पर क्या होता है ना, हम जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब पूरा का पूरा खर्चा हम प्रोडक्ट या सर्विस में डालते हैं, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा चार्ज कर देते हैं या फिर कम चार्ज कर देते हैं। ये कैसे होता है, देखो हमारे जो ओवरहेड्स के खर्चे होते हैं ना, जब हम उसको एब्जॉर्ब कराते हैं, तो एब्जॉर्ब कराते समय हमारे जो एक्चुअल में खर्चे हुए ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं कराया जाता। हम ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इतना खर्चा हमारा हो सकता है। जो हमने एज्यूम किया ना, हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर चार्ज करा देते हैं। क्योंकि देखो ये क्या है ना, ये बार बार चेंज होता रहेगा, तो इस एक्चुअल के ऊपर डिपेंड होना इज लाइक हम नहीं हो सकते, फिर हमारे प्रोडक्ट का खर्चा बार बार चेंज होता रहेगा। इसीलिए हमने बोला कि भाई एक हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे और उसी स्टैंडर्ड को हम प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट किया स्टैंडर्ड कि मैं 10,000 चार्ज करूंगी इस बार प्रोडक्ट और सर्विस में, लेकिन एक्चुअल में ना मेरा 12,000 का ओवरहेड आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किया कि कम एब्जॉर्ब किया,
मैंने कम एब्जॉर्ब किया, मैंने सिर्फ 10,000 एब्जॉर्ब किया जबकि खर्चा 12,000 का हुआ था। इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगी? अंडर एब्जॉर्प्शन। जब मैं खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब करा दूंगी तो उस केस में मैं बोलूंगी ओवर एब्जॉर्प्शन। इन डिटेल इसको ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर और पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है खत्म। आई होप पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक।